नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग मैथ का आज मॉडल पेपर सेट 2 नंबर को सॉल्व करेंगे और मैथ का आपका जो है वो सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैथ का सेट 2 को हम लोग देखते हैं और इसका जो भी डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें सेक्शन वाइज है जो सब्जेक्टिव है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। बोला है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने बोला है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जो सबसे बड़ा वाला संख्या उसको पहले लिखेंगे, इसका मतलब 225 पहले आएगा और बराबर में लिखना हम लोग को है 135। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। 225 और 135 का हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड के नियम से। तो हम लोग को करना क्या है कि 225 को 135 से पहले भागा लगाना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 135 और 225, ये कितना बार में जाएगा, ये एक बार में भागा जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करना है, आएगा 0, यहाँ आ जाएगा 9 और ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब जितना भी यहाँ जितना बार में भागा जाएगा, एक बार में गया तो गुना में 1 लिखना है और जितना शेषफल बचेगा जोड़ में उतना शेषफल को लिख देना है। ये यूक्लिड के रूल से हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इतना करने के बाद हम लोग फिर अब क्या करेंगे, 135 को पहले उतारेंगे, 135 को पहले उतारें और ये जो 90 बचा हुआ था उसको उतारेंगे। अब फिर हम लोग 90 से 135 को भागा देंगे, यानी 90 से 135 को भागा लगाएंगे तो ये जाएगा फिर एक बार में, बचेगा कितना 45 माइनस करने पर। तो हम लोग गुना क्या लिखेंगे 1, क्योंकि एक बार में गया है। और शेषफल कितना बचा है, शेषफल बचा है 45 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ ये 90 को इधर उतार देना है, तो 90 इधर उतरेगा और ये 45 इधर आएगा। तो फिर हम लोग 45 से 90 को भागा लगाएंगे, ये 90 है ना, तो ये जाएगा कितना बार में, 2 बार में आएगा 90, 45 दूनी 90, तो माइनस करने पर कितना आएगा 0। तो अब गुना में यहाँ कितना लिखना है 2 और ये शेषफल कितना बचा 0। जब कभी भी शेषफल 0 आ जाए तो हम लोग का अब नहीं बनेगा, ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग एचसीएफ आराम से निकाल लेंगे। तो जब कभी भी 0 आ जाएगा मतलब समझना है कि हम लोग का हो चुका है। और यहाँ जो बचेगा बराबर के जस्ट बाद वाला उसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। इसका मतलब ये जो यूक्लिड का आपका फॉर्म है, यूक्लिड का फॉर्म क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जो b का जगह पे 45 है वो एचसीएफ है। एचसीएफ कब निकलेगा, जब शेषफल 0 आ जाएगा तब। इस स्टेप में शेषफल 0 नहीं आया था, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया था, इसीलिए आंसर नहीं आया। जब शेषफल 0 आएगा तब हम लोग आंसर लिखेंगे। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा एचसीएफ बराबर कितना, ये वाला 45। बस आपको इतना छोटा सॉल्व करना है, 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया इतना। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग और गुणफल क्रमशः 1/4 और -1 है। ठीक है, आपको द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो हम लोग द्विघाती बहुपद जानते हैं क्या होता है, तो लिखेंगे माना द्विघात बहुपद बराबर। तो द्विघाती बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघाती बहुपद का क्या है, एक फॉर्म है। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन में बोला है शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणफल दिया, मान लेते हैं शून्यंक अल्फा और बीटा है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 1/4। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि -b के सीधा में 1 है, तो इसीलिए b बराबर -1 आएगा, कोमा a के सीधा में कितना है 4 है, 1 के नीचे है ना। तो हम लोग का a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4। इसका मतलब b का वैल्यू और a का वैल्यू हम लोग इस तरह निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन में ही बोला है इन दोनों का क्या गुणफल। तो हम लोग लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, वो बोला है -1 होगा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a बराबर -1। ठीक है, अब इसमें हम लोग इधर सॉल्व कर लेंगे, ये c का c उतरेगा। लेकिन अगर देखें आप तो आपके पास a का वैल्यू 4 आया है, तो a के जगह में हम लोग कितना बैठा देंगे 4 इक्वल टू कितना है -1। इम्प्लाइज 4 को -1 से गुना करेंगे तो आएगा -4। इसका मतलब c का वैल्यू कितना आ गया -4। चलिए हम लोगों को a का वैल्यू, b का वैल्यू, c तीनों का वैल्यू मिल गया। तो हम लोग इसमें a b c का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को लिखना है अतः a का जगह में कितना बैठाना है, a का वैल्यू 4 है तो हम लोग लिखेंगे 4। यहाँ दिया हुआ x तो लिखना है x²।
उसके बाद b का वैल्यू कितना है -1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, b का वैल्यू -1 है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, केवल x उतार देंगे। लेकिन माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, प्लस और c का वैल्यू माइनस, तो प्लस और माइनस तो माइनस होगा, c का वैल्यू कितना है 4। ये हम लोग का द्विघातीय बहुपद आ गया, ये आंसर है 4x² - x - 4। क्लियर है यहाँ तक? देखिए इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके जाएंगे, बिल्कुल आसान। इसी तरह आपको सॉल्व करना है एग्जाम में भी। हम लोग का जितना भी क्वेश्चन आएगा हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से उसको समझने का, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC²। सबसे पहले तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज सबसे पहले वो होता है जिसका कोई भी दो भुजा बराबर हो। लेकिन इस क्वेश्चन में साथ ही साथ कौन सी को 90 डिग्री भी बोला गया है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे और समकोण पे कौन होगा, C, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। अब इसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज में कौन सी समान, ठीक है। हम लोग नाम दे देते हैं A, B और ये C। अब इसमें जो बराबर होगा दो भुजा, वो ये वाला और ये वाला बराबर होगा, यानी AC और BC बराबर होगा, और ये समकोण है। जब कभी भी समकोण त्रिभुज आ जाए तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग को इसको बनाना किस तरह है, तो सबसे पहले देखिए आपको लिखना है, कुछ स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, ठीक है। क्या लिखना है, सबसे पहले दिया है। अब क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, वही लिख देना है। दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। जिसमें कौन सी क्या है, 90 डिग्री है। और हम लोग इसी में ऐड कर सकते हैं, और AC बराबर है किसके, BC के है। हम लोग इतना लिख सकते हैं, ये दिया है में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है वो भी आपको लिखना है, सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन में जैसा लिखा है सिद्ध करना AB² बराबर 2AC, ठीक है, स्क्वायर 2AC, उसके लिए सिद्ध करना है। अब हम लोग सिद्ध करते हैं, तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हमको यहाँ लिखना होगा प्रमाण, ठीक है। देखिए प्रमाण लिखे, तो प्रमाण लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग को पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पर लागू करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं, या त्रिभुज ABC में चूंकि समकोण त्रिभुज है ये पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से AB² बराबर AC² जोड़ BC² इक्वल टू AC²। BC किसके बराबर है, तो आप देखिए BC AC के बराबर है, तो BC के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC², ठीक है। क्यों यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि AC बराबर है किसके, BC के, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जब इसको जोड़ेंगे तो AC² 2AC² आएगा ना, तो क्या आएगा, 2AC² आएगा। तो हम लोग को लाना भी तो यही था, तो हम लोग का ये प्रूव हो गया। लिखेंगे अतः AB² बराबर आ गया 2AC², ये क्या हो गया, प्रूव्ड। आपको बिल्कुल एग्जाम में इस तरह छाप के आना है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा शायद, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 क्या हो गया, कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ, ठीक है। देखिए हम लोग सबसे पहले ये बोला ना समदूरस्थ वाला है, तो समदूरस्थ वाला में हम लोग मान लेते हैं एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा, ये एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, ठीक है। ये एक्स अक्ष पर क्या है, बिंदु है, और ये एक्स अक्ष पर है, इसीलिए एक्स और 0 माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से समदूरस्थ 2 पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। PQ जितना दूर है P से R भी उतना ही दूर है, और Q हम लोग मान लेते हैं जो पॉइंट दिया है 2 -
5 और दूसरा पॉइंट जो r का है -2,9। अब इस पे पी एक्स का ये पॉइंट यानी x का वैल्यू आपको निकालना होगा, ठीक है, बिंदु निकालना है। तो हम लोग इस तरह डायग्राम बना सकते हैं और ये अगर समदूरस्थ है तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर होगा किसके, पी आर के, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है कि ये एक दूसरे से क्या है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। अब देखिए हम लोग का दूरी सूत्र अगर P से Q तक का दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर आता है, तो हम लोग रूट नहीं लिखने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी इसके लगा सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। अब PQ का हम लोग का दूरी सूत्र लगाते हैं, किसका, P और Q का, क्या होता है x2 - x1, ये x1 है ये x2 है, यानी 2 घटाओ x फॉर्मूला के हिसाब से। उसके बाद होता है प्लस y1 ये y2, तो फॉर्मूला होता है y2 - y1 यानी -5 और -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद होता है बराबर, कौन वाला, ये बराबर पी आर का हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे तो आएगा -2 और -x का होल स्क्वायर 9 - 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, तो 2 का स्क्वायर -2ab के हिसाब से ये फॉर्मूला बैठा प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो -5 से -0 यानी आएगा -5 और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +25, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक सॉल्व। अब आया बराबर, तो बराबर उतारे। अब यहाँ पर -2 है तो a मान लेते हैं -2 को, तो a स्क्वायर -2a और b प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और यहाँ पर 9 है तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, क्योंकि 0 9 से माइनस होगा तो 9 ही आएगा, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब इसको एक लाइन और सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 -2 दूनी 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 बराबर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस प्लस 4x प्लस x स्क्वायर और प्लस 81 बराबर का इधर 4 और ये 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। 4 इधर आएगा तो इधर पहले से -4 है, हम इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस है ना, तो बराबर का जब पहले आ जाएगा ये 4x तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी -4x इक्वल टू ये 81 पहले से है बराबर का उस उधर, अब 25 बराबर का पहले था, बराबर के बाद जाएगा जब तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी -25। अब ये दोनों माइनस में है, चूँकि जोड़ेंगे तो आएगा -8x। अब इसको घटाएंगे तो 11 से 5 जाएगा तो 6, 7 से 2 गया तो 5, लेकिन ये प्लस में ही आएगा। अब 8 के पहाड़ा में इसको हम लोग काट सकते हैं, तो 8 के पहाड़ा में इसको हम लोग काटेंगे कितना बार में, 7 बार में, 8 × 7 = 56 और ये माइनस आ जाएगा 7 के पास, यानी x का हम लोग का जो वैल्यू निकला वो है -7। अब देखिए आपको पॉइंट पूछा था किसका, x अक्ष पर, तो x अक्ष पर जो पॉइंट हम लोग माने थे वो क्या था, x, 0 और x का मान कितना है, -7, यानी हम लोग x के जगह में -7 को बैठाएंगे तो आ जाएगा -7, 0, यही आंसर होगा आपका। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखिए तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, अतः x अक्ष पर बिंदु क्या हो गया, -7, 0, ये हो जाएगा आंसर, -7, 0। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, ये दोनों समदूरस्थ है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग समझ लिए बहुत अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इधर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है यदि sin a बराबर 3/4 है, ठीक है, तो cos a और tan a का मान क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि sin a बराबर दिया गया है 3/4। अब इसमें से साइन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। P क्या है, लंब, और H क्या है, कर्ण, यानी साइन बराबर हम लोग बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण, ठीक है। कितना है, 3/4। इसीलिए अगर P का मान बोला जाए तो P का मान आ जाएगा 3। अच्छा यहाँ K लगाना पड़ता है, प्रोसेस है, क्योंकि ये रेशियो वैल्यू है, एक कॉन्स्टेंट टर्म लगाना पड़ता है। और H का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4K। तो हम लोग को चाहिए क्या, B, तो B का फॉर्मूला क्या होता है, B मतलब आधार का फॉर्मूला होता है h² माइनस p स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 4K, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, K का स्क्वायर हो जाएगा। p का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और K का स्क्वायर हो जाएगा, और ये किस में आएगा, अंडर रूट में। दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 7K स्क्वायर, K का स्क्वायर बाहर आएगा यानी √7, लेकिन K रहेगा रूट के बाहर। K कहाँ रहेगा, रूट के बाहर। तो हम लोग का B का वैल्यू आ गया। अब आपसे देखिए पूछा है cos A, तो हम लोग लिखेंगे अतः
कोस ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है b/h। b का वैल्यू कितना है √7k, h का वैल्यू कितना है 4k, k से k कट जाएगा यानी यहाँ बचेगा 7/4 और k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा है इसके बाद 10 का, देखिए 10a, और 10a का फॉर्मूला होता है p/b। p का वैल्यू कितना है 3k और b का वैल्यू कितना है √7, तो k कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3/√7। ये दोनों का हम लोग का क्या निकल गया वैल्यू, क्योंकि 10 बराबर हम लोग को पता है लंब बटा आधार होता है, लंब को p बोलते हैं, आधार को b बोलते हैं। इसी तरह कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार को b बोलते हैं और कर्ण को h बोला जाता है। तो हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, आसान से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर ये 5 हम लोग का हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक सिद्ध करना है। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। चलिए तो ये क्या है, थ्योरम है चैप्टर नंबर 10 का। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया वो लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है, केंद्र O वाला एक वृत्त है और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा x y है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं एक हम लोग का क्या है, एक सर्कल है और इसका केंद्र O है, इस पे एक स्पर्श रेखा x और y है, ठीक है। और इसी x y पे स्पर्श बिंदु जो है वो क्या है P है, ये P स्पर्श बिंदु इस वृत्त पर है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है OP पर लंब होगा कौन, x y, यानी OP क्या है, लंब है x y पर, मतलब 90 डिग्री है, ये सिद्ध करना है। अब देखिए हम लोग को अपने से कुछ कंस्ट्रक्शन यानी रचना करना है। तो हम लोग क्या किए कि x और y आपको जो दिख रहा है x y पर P के अतिरिक्त एक और पॉइंट ले लेंगे Q नाम से, क्या नाम से, Q। तो हम लोग लिखेंगे रचना में कि x y पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिए और OQ को मिला दिए और O और Q को क्या किया, मिला। जो हम लोग रचना करेंगे उसको डॉट डॉट से दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग को प्रमाण में, जो हम लोग को सिद्ध करना है। तो लिखना है आपको कि बिंदु Q वृत्त के बाहर होना चाहिए। जो बिंदु Q है ये वृत्त के बाहर ही होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों? तो लिखना है क्योंकि यदि Q वृत्त के अंदर है तो वृत्त के अंदर है तो एक्स वाई वृत्त की छेदक रेखा हो जाएगी और वह वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी, जो गलत हो जाएगा, है ना, अगर वो अंदर हो जाए Q तो, ठीक है। अब देखिए हो जाएगी, अतः OQ जो OQ है वो हमेशा OQ त्रिज्या OP से बड़ी है। OQ अगर OP से बड़ी है मतलब कहने का है कि OQ बड़ा है किससे, OP से। अगर OQ OP से बड़ा है इसका मतलब यही सबसे छोटा है, और जो सबसे छोटा है वो त्रिज्या है और वो क्या होता है, लंब होता है। तो हम लोग लिख देंगे इसीलिए OP लंब है किस पे, XY पे, प्रूव्ड हो गया। बस आपको इतना लिख देना है, 2 नंबर का ये आएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखेंगे, आप इसे छाप लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। और 2 नंबर में पूछा है का जन्मदिन एक ही दिन हो लीप वर्ष को छोड़ते हुए, यानी एक साल में 365 दिन को हम लोग को काउंट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, चलिए तो इसमें क्या बोला है, 1 नंबर में जन्म दिन भिन्न भिन्न हो, ठीक है। तो दोनों का जन्मदिन एक दिन हो सकता है, एक कॉमन दिन हो सकता है, बाकी ऐसा 365 दिन में 364 बार टाइम आ सकता है जो अलग अलग हो सकता है दोनों का जन्मदिन। तो हम लोग का जो 7 का 1 नंबर होगा उसका प्रायिकता हम लोग निकालेंगे। P से मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। के जन्मदिन क्या लिखना है आपको ब्रैकेट में, के जो दिया है क्वेश्चन में वही लिखना है, जन्मदिन क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न, ठीक है। जन्मदिन क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न हो, ठीक है, भिन्न भिन्न हो, ये होना चाहिए। तो अब हम लोग को पता है कि एक साल में टोटल 365 दिन होगा वो नीचे, तो 364 दिन ऐसा टाइम आएगा जो दोनों का जन्मदिन क्या हो सकता है, अलग अलग। केवल एक ही दिन जन्मदिन होने का संभावना क्या है, एक आएगा। तो हम लोग का 1 नंबर का तो आंसर हो जाएगा 364 बटा 365। लेकिन 2 नंबर का आंसर में क्या बोला हो, क्या लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन में लिखा है का जन्मदिन एक ही हो, ठीक है, एक ही हो, का जन्मदिन एक ही हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा
1/365। ये हो गया दोनों का आंसर, क्योंकि जब एक ही दिन जन्मदिन होगा तो उसमें एक ही आएगा, एक ही दिन। बाकी 364 दिन ऐसा टाइमिंग है जो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए मानना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लोग को पता है कि परिमेय संख्या को हम लोग P/Q या A/B के रूप में लिखा जा सकता है। तो 5 - √3 को हम लोग लिख सकते हैं A/B, और B कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए B ≠ 0 होगा, B 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग √3 को इधर ले जाएंगे और A/B को इधर लाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 - A/B, और √3 जब उधर जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो गया। इसी चीज़ को हम √3 को इधर लिख सकते हैं, इस पूरा को इधर लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर ये हम लोग का क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो उसी को लिखना है। A और B क्या है, पूर्णांक है। अगर A और B पूर्णांक है तो किसी पूर्णांक से किसी भी नंबर को माइनस करने पर वो पूर्णांक ही आता है। मान लिया जाए A और B अगर पूर्णांक है का मतलब क्या है, ये मान लिया जाए 4/2 हो सकता है या 2/1 हो सकता है। तो इससे कोई नंबर को पूर्णांक से माइनस करने पर वो पूर्णांक ही आता है। तो यहाँ लिखा गया है कि A और B क्या है, पूर्णांक है। इसीलिए 5 - A/B एक परिमेय संख्या है। अगर ये पूर्णांक है तो ये पूरा क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये पूरा √3 के बराबर है और ये पूरा एक परिमेय संख्या है तो √3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, जो कि √3 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर दें कि √3 परिमेय संख्या है तो इससे एक हम लोग का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि √3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका विरोधाभास का मतलब उल्टा हो जाएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। और इससे हम लोग का निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को लिखना है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको बस इतना लिख के आ जाना है। क्लियर है यहाँ तक, बस इतना ही लिखना है, आपका ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ये तो हम लोग का क्या है, सेक्शन बी है। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन में 5 ही बनाना है, तो आपको 2 गो तो कोई क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा ना। अगर वो 7 में उस 7 में से मतलब 8 से जो 14 नंबर तक है सेक्शन बी का, अगर ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा तो आप इसी को एक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आपको छोड़ना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप अच्छे से उतार लीजिए। हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए क्या लिखा हुआ है, हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है समीकरण युग्म x + 3y बराबर में कितना है, 6, ठीक। दूसरा समीकरण युग्म दिया है 2x - 3y बराबर में कितना है, 12, ठीक है। इसको ग्राफ विधि से हल करने बोला है। किस विधि से हल करना है हम लोगों को, ग्राफ विधि से, ठीक है। चलिए तो इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो मान लेते हैं ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट के लिए हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे और इसका नाम देंगे फर्स्ट, 1 नंबर। समीकरण सेकंड के लिए भी हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे और इसका नाम देंगे 2 नंबर, ठीक है। समीकरण 1 से हम लोग 2 वैल्यू निकालेंगे x और y का, तो इसको हम लोग डब्बा को इस तरह घर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसका, x और y का। यहाँ लिखते हैं x और यहाँ y, यहाँ भी हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा y। अब ये समीकरण 1 के लिए वैल्यू देगा ये बॉक्स, क्योंकि 1 लिखा है। तो देखिए करना क्या है, आपको x का वैल्यू अपना मन से पहले 0 मानना है। तो अगर ये समीकरण 1 में हम लोग बैठाएंगे पहले, अगर x का वैल्यू हम लोग 0 बैठाएंगे तो ये 0 हो गया, तो बचा 3y बराबर 6। 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए इसी तरह अब इस बार हम लोग क्या करते हैं कि y का वैल्यू 0 मान लेते हैं एक बार, ठीक। तो y 0 मानेंगे तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या, x बराबर 6, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 6, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग को इक्वेशन 2 से सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल के इस टेबल में लिखना है। देखिए x का वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे, 0। प्रत्येक बार हम लोग 0 ही मानेंगे पहले। x का वैल्यू जब 0 मानेंगे तो ये पूरा 0 होगा, बचेगा क्या, -3y बराबर 12। 3 से 12 कटेगा 4 बार में, तो आएगा 4 y का मान, लेकिन ये माइनस है तो आएगा माइनस में, ठीक है। अब हम लोग y का वैल्यू मान लेंगे 0। तो y का वैल्यू हम लोग 0 मानेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, बचा क्या,
2x बराबर 12, तो 2 से ये 12 कटेगा कितना बार में, 6 बार में, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6। क्लियर है। अब देखिए दोनों टेबल में ये जो सेकंड वाला वैल्यू निकला है वो एक ही जैसा निकला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको अब क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ की विधि से हल करना है, तो आपको एग्जाम में एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा, आप स्केल के सहारा से उसको खींचिएगा। हम लोग यहाँ समझ लेते हैं बोर्ड में हम लोग को करना क्या है। ग्राफ बनाने वक्त एक पहले हम लोग को सीधा लाइन ले लेना है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष वाला लाइन। ठीक है, और ये एक्स डैश, और हम लोग एक वाई अक्ष वाला लाइन ले लेंगे इस तरह, तो ये हो गया y, ये हो जाएगा y डैश, ये O ओरिजिन पे कटेगा है। ठीक है, इतना लाइन हम लोग सीधा खींच लेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग एक एक यूनिट का यहाँ दाग देंगे, 1 सेंटीमीटर का, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी आ जाएगा -1 -2, चूँकि माइनस में यहाँ केवल y वाला है तो हम लोग ज़्यादा इधर नहीं लिखते, इसका यूज नहीं हो पाएगा। अब आते हैं इधर y वाला में, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपको एक एक सेंटीमीटर लेना है, आपको एक एक सेंटीमीटर जो एक यूनिट करके रहेगा वो ग्राफ पेपर में आपको दिखेगा। ठीक है, इसको लिखते हैं -1 -2 -3 -4, इस तरह ये जाएगा। ठीक है, हम लोग इस तरह हम लोग कर लेंगे पहले। अब हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल के सहारे से पॉइंट आउट करेंगे। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, पॉइंट बना ये वाला। ठीक, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, पॉइंट बना ये वाला। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, इस दोनों पॉइंट को, 2 वाला और 6 वाला को। ठीक, स्केल से बिल्कुल हम लोग को मिलाना है, एकदम स्ट्रेट मिलेगा। ठीक है, इस तरह हम लोग को क्या कर देना है, सीधा मिला देना है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या कर देंगे, इस तरह सीधा इसको मिला देंगे। स्केल से आप मिलाइएगा, एकदम स्ट्रेट बनेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला लाइन हम लोग का मिल गया, ये एक स्ट्रेट लाइन, इस तरह इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको मिला देना है। ठीक है, इस तरह का लाइनिंग मिल गया। अब आते हैं इससे, देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, x का वैल्यू 0 तो यहीं रहेगा, y का वैल्यू -4 इस पॉइंट पे, x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6 ये पॉइंट, y का वैल्यू 0 इस पॉइंट। अब ये -4 और 6 वाला को आपको मिला देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिलाते हैं, ये और ये दोनों लाइन को हम लोग स्केल से सीधा क्या करना है, मिला देना है। अब ये वाला जो लाइन मिला है वो इस इक्वेशन का, तो इसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं जो वहाँ इक्वेशन लिखा है, x + 3y = 6, और ये दूसरा वाला इक्वेशन है इसका, तो यहाँ भी लिख सकते हैं 2x - 3y = 12। इस तरह हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग का ग्राफ विधि से इस तरह आपको सॉल्व करना है। ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा, बिल्कुल आसान है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, यदि AP के प्रथम 14 पदों का योग दिया है, यानी S 14, क्योंकि S क्या होता है, जोड़ 14 पदों का, कितना दिया है 1050 ये दिया है। साथ ही साथ बोला है इसका प्रथम पद भी दिया हुआ है, यानी A कितना दिया है, प्रथम पद 10 दिया है, और तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, आपको 20वां पद निकालना है। तो S 14 का वैल्यू दिया है, तो S 14 से हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं SN वाला, तो फॉर्मूला बनेगा n/2, n का जगह में 14 है तो हम लोग लिखेंगे 14/2। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है 2a। ठीक है, तो a का वैल्यू हम डायरेक्ट बैठा दे रहे हैं, कितना 10, 2a होता है। उसके बाद होता है +n-1, तो n का वैल्यू कितना है 14 -1, उसके बाद क्या होता है d, तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। तो 20 पदों का हम लोग को क्या निकालना है, 20वां पद निकालना, तो निकल जाएगा। बराबर में इसको लिखना है 1050। ठीक है, अब इसको 2 से हम लोग जब काटेंगे तो कितना बार में, 7 बार में, तो ये आ गया 7, इसको गुना करेंगे तो आएगा 20, प्लस क्योंकि यहाँ 2a होता है ना, a का वैल्यू 10 है, घटाने पर कितना आएगा 13d बराबर इतना आया। अब इसको हम लोग 7 से काट सकते हैं पूरा को, कितना बार में, 7 × 7 3 गया, 7 × 5 = 150 बार में। चूँकि 20 150 से माइनस हो जाएगा, इस 20 को इधर ले जाएंगे तो 150 से माइनस होकर आएगा 130, और 13 के पारा में 130 कितना बार में, 10 बार में, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 10। हम लोग d का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया 10। और आपसे पूछा क्या है, 20वां पद पूछा है। ठीक है, तो 20वां पद के लिए
डी का मान होना जरूरी था, इसलिए डी निकालें, ए निकालें। अब बीसवां पद निकालेंगे तो लिखेंगे अतः बीसवां पद का मतलब हो गया A20, ठीक है। और A20 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A प्लस 19D। बीसवां पद निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस 19D, एक कम हो जाएगा 20 से, ठीक है। अब हम लोग मान बैठाएंगे 10 प्लस 19 गुना D का मान भी 10। 19 को 10 से गुना करेंगे तो 190 और 10 यानी 200। इसका मतलब बीसवां पद कितना होगा, 200। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह हम लोग को सॉल्व कर लेना है, बहुत ही छोटा सॉल्व होगा, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन इसका नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 11 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, लिखा है के का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 बिंदु इसमें दिया है और वो संरेखी हो, है ना। तो 3 बिंदु संरेखी होगा, इसका मतलब ये बिंदु क्या है, ट्राइंगल वाला बिंदु है। तो हम लोग देखिए यहाँ क्या बोलता है, यहाँ बोला गया है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8,1, इसके बाद दिया के -4, इसके बाद दिया हुआ है 2, -5। ये कैसा पॉइंट है, संरेखी है, ठीक है। तो ये संरेखी कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये x1 है, y1 है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। x1 बराबर 8 हो जाएगा, y1 बराबर 1 हो जाएगा, x2 बराबर k हो जाएगा, y2 बराबर -4 हो जाएगा, x2 बराबर हो चुका है, अब x3 होगा 2 और y3 हो जाएगा -5, ठीक है। चूंकि बिंदु संरेखीय है तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस 3 पॉइंट का क्या होता है उसको यहाँ लिखेंगे, 1/2 होता है, ठीक है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कब होता है, जब रेखा संरेख हो, ठीक है, या बिंदु जो है संरेख हो। अब 1/2 कहाँ चला जाएगा, 0 में। तो 1/2 कहाँ चला गया, 0 के पास। यहाँ मान बैठाएंगे, x1 का मान कितना है 8, y2 का मान कितना दिया हुआ -4, y3 का मान कितना है -5, तो यहाँ प्लस कर सकते हैं, माइनस प्लस होता है। x2 का मान कितना दिया हुआ k, y3 कितना है -5, y1 कितना है 1, x3 कितना है 2, y1 कितना है 1, y2 कितना है -4, तो माइनस प्लस कर सकते हैं, इक्वल टू क्या आएगा 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा 1, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 आया, इसको इससे माइनस करेंगे तो -6 को k से गुना करेंगे तो -6k, इसको इससे जोड़ेंगे कितना आएगा 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 6k, ये हो गया 10, ये हो गया 8, यानी कितना हो गया जोड़ के 18। अब 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -18, बराबर का उस पार जाएगा तो -18, ये कट गया माइनस 6 से कट गया कितना 3 बार में, तो k का वैल्यू कितना आ गया 3। तो आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, k का वैल्यू पूछा था, तो k का वैल्यू कितना निकल गया 3। बस ऐसा ही हम लोग को सॉल्व कर लेना है। आपको इस बात को याद रखना है कि जब कभी भी 3 पॉइंट दिया जाए और बोले कि रेखा कैसी हो, संरेख हो, तब हम लोग का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये अपने आप क्या हो जाएगा 0। एरिया हमेशा इसका क्या निकलता है 0। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या बनेगा 12। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक जोड़ साइन a यानी 1 प्लस साइन a बटा 1 माइनस साइन a का अंडर रूट है, ठीक है। क्या है, अंडर रूट है, बराबर सेक a प्लस टेन a लाना है आपको सॉल्व करके, ठीक है। अगर आपको त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल में कन्फ्यूजन हो तो उस सवाल को आप कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा, या आपका जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है LHS, और LHS का वैल्यू कितना है ये वाला। LHS को बना के RH लाना है, यानी 1 प्लस साइन a बटा 1 माइनस साइन a का अंडर रूट, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है ना, इन दोनों को रेशनलाइज कर लेना है, यानी 1 प्लस साइन a है पहले से, और बटा में क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन a।
हम लोग नीचे वाला का साइन चेंज कर देंगे। साइन मतलब ये साइन है, चिन्ह माइनस, इसको चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी यहाँ माइनस है तो कर देंगे प्लस, क्योंकि रेशनलाइज ऐसा ही होता है जिसको हम लोग हर का परिमीकरण कहते हैं, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये अंडर रूट है तो रहेगा। आपको इतना करना है। अब इतना करने के बाद आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा गया है तो हम लोग पावर में 2 देंगे, बटा 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला होता है 1 का माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस साइन का स्क्वायर, क्योंकि ये एक बार माइनस में होगा प्लस में, यानी ए माइनस बी होल, ए प्लस बी होल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक होगा, तो स्क्वायर हम लोग नहीं लिखे। अब इस पूरा का फॉर्मूला फिर होता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ठीक, बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अभी चूंकि रूट जो लगा हुआ है ये रूट दोनों का है। अब देखिए रूट तो दोनों का है, दोनों का स्क्वायर है, तो अगर दोनों का स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट काट सकते हैं दोनों के लिए, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि इसके स्क्वायर से इसके लिए रूट कैंसिल हो गया, इसके स्क्वायर से इसके लिए रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कोस ए। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो 1 बटा कोस आएगा, अलग अलग करने पर 1 बटा कोस आएगा, प्लस इसको साइन के साथ जब अलग करेंगे तो साइन ए बटा कोस ए आएगा, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, अलग अलग। क्यों करना है अलग अलग, क्योंकि हमको सेक और टेन लाना है, तो 1 बटा कोस का ही फॉर्मूला क्या होता है, सेक, प्लस साइन बटा कोस का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए। अब देखिए आपको RHS में सेक ए प्लस टेन ए लाना था, तो ये हम लोग का RHS आ चुका है, आपको लिख के आंसर कर देना है, ठीक है, बराबर RHS, ये प्रूव करना था, तो हम लोग का प्रूव्ड हो चुका, बराबर किसके है, RHS के। बस इतना ही आसान था, है, क्लियर हो गया है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 तो हम लोग का कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये रचना वाले पार्ट से है, और रचना को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले कंपास का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अब कंपास तो बोर्ड में यूज हो नहीं पाएगा, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे समझने का, बोर्ड में आपको मार्कर से हम समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है 4 सेमी 5 सेमी 6 सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 4, 5 और 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का एक रचना करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे बड़ा वाला जो भुजा आपको दिख रहा है सबसे पहले सेंटीमीटर में उसी को ड्रॉ करना है। देखिए हम जो बता रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा बोर्ड में भी। 4 सेमी 5 सेमी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बनाना है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करिएगा, सबसे बड़ा वाला हमेशा लेना है, ठीक। तो 6 सेंटीमीटर पॉइंट का एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक। आप इसके स्थान पर 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वाला ही हम लोग लेके चलेंगे, ठीक। बाकी जो 2 भुजा बचेगा 4 और 5 वो इधर और इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट से एक 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट से भी हम लोग एक 4 या 5 ले सकते हैं। तो मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर आपको स्केल में नाप करना है, पेंसिल से 4 सेंटीमीटर कंपास से नाप करना है। कंपास का नोक को यहाँ बैठाना है, 4 सेंटीमीटर जितना दूर आएगा हम लोग उसको क्या करेंगे, इस तरह घुरा के छोड़ देंगे, ठीक। इसके बाद फिर आपको कंपास लेकर स्केल से नाप करना है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ही कंपास के नोक को रख के 5 सेंटीमीटर आपको काटना है। मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर यहाँ कटा, तो अब ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग मिला देंगे इस पॉइंट से, और इसको मिला देंगे इस पॉइंट से। तो ये हम लोग कितना लिए थे, 4 सेंटीमीटर, ये कितना लिए थे, लगभग 5 सेंटीमीटर। आपको इस तरह काटना है कंपास के सहारा से स्केल से नाप करके, ठीक है। आप इतना बना लिए तो ABC एक त्रिभुज बोला है, त्रिभुज का नाम नहीं बोला है, तो हम लोग अपने मन से त्रिभुज का नाम लिख सकते हैं। मान लेते हैं इसका नाम क्या है A, इसका नाम क्या है B, और इसका नाम क्या दे देते हैं C, ठीक है। चलिए इतना अपना मन से नाम ले लिए। अब इसके बाद बोला है कि इसी त्रिभुज के संगत एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है, जिसके संगत भुजा कितना होना चाहिए, 2/3, ठीक है, 2/3 गुनी होने चाहिए। तो अब क्या करना है, आपको जो नीचे वाला पॉइंट है इसको B माना गया है। देखिए पॉइंट B से हम लोग एक न्यून कोण लेंगे, न्यून कोण का मतलब सीधा इस तरह का एक दाग ले लेंगे जो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, बस, ठीक। 90 डिग्री का मतलब यहाँ से अगर स्ट्रेट आता तो 90 डिग्री होता है, उससे कम लेना है, न्यून कोण खींचना, अपने इच्छा से न्यून कोण होना चाहिए, कोई डिग्री का वैल्यू नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 60 डिग्री बनाना है, बस न्यून कोण खींचना है, ठीक है। अब इसके बाद ये कितना बोला है, 2/3, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 3। आप B को 3 बराबर भाग में काट दीजिए, B को 3 बराबर भाग में क्या करना है, काटना है।
मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसको काटना है, उतना ही बड़ा फिर यहाँ। 3 बराबर भाग में काटने के बाद ये B से लिए हैं तो इसका नाम दे देंगे B1, इसको दे देंगे B2, इसको दे देंगे B3। अब नीचे जितना है उसी को इस C से मिलाना है। नीचे 3 है, ये 3 को मिला देना है सीधा, मिल गया। इसके बाद देखिए 2 भी लिखा है ना, तो अब करना क्या है आपको, 2 के लिए करना पड़ेगा कि यहाँ पर ही कंपास लीजिए, ठीक है। कंपास को हम लोग को एक नाप से इस तरह काट लेना है अपने मन से, ये कोण को, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ही कंपास को लिए हम लोग, बैठाएं कंपास को। अब पेंसिल से हम लोग एक इच्छा से यहाँ से यहाँ तक का दूरी नाप लिए, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी इतना आया, तो उसी कंपास को वापस यहाँ बैठा के हम लोग इस तरह काट लेंगे, काट लिए। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी नाप के यहाँ बैठा के हम लोग क्या करेंगे, इसे काट लेंगे। तो जो वो कटेगा इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे, एकदम इसके समांतर आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखिए मिलाते हैं, ठीक है। ये इस तरह हम लोग मिलाएंगे जिस पॉइंट पे, वो इस B3 और C के समांतर आएगा, ठीक। तो ये हो गया C, तो इसका नाम दे देंगे इस पॉइंट का C डैश। अब इसी प्रोसेस को हम लोग इधर करना है, तो इसके लिए सबसे पहले कंपास को यहाँ रख के एक हम लोग नाप ले लेंगे, फिर कंपास को यहाँ उठा के हम लोग इस तरह नाप काट देंगे। अब यहाँ कंपास, यहाँ पेंसिल को टान के इसका डिस्टेंस नापेंगे, जितना डिस्टेंस पे ये आएगा हम लोग वहाँ काट देंगे। इसको भी काटने के बाद जो आएगा इसको हमको मिला देना है, इसके समांतर आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए मिलाते हैं। तो आप जब बनाएंगे पेंसिल स्केल से नाप करके तो आपका एक्यूरेट एकदम बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये वाला जो लाइन आएगा वो एकदम बिल्कुल AC के समांतर आएगा, और इस पॉइंट का नाम A है तो इसका नाम हम लोग A डैश दे देंगे। बात समझ में आ गया। बस आपको इतना बना के छोड़ देना है, आपका रचना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो रचना चैप्टर से था, और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या है, जो आखिरी क्वेश्चन होगा आपका सेक्शन नंबर B का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, लेकिन वो सेक्शन C का है, ठीक है। देखिए क्या बोला इसमें, बोला एक घड़ी की मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। जो घड़ी की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं, घड़ी वृत्त के जैसा, तो वो त्रिज्या है, तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। बोला इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो देखिए 5 मिनट में जो क्षेत्रफल रचेगा, पहले डिग्री जान लेते हैं कितना बनाएगा, ठीक है। कोई भी घड़ी 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि प्रत्येक घड़ी 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 6 डिग्री, यानी 5 मिनट में 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर डिग्री का मान लिख सकते हैं, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब बोला है कि 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल बनाएगा, यानी हम लोग समझते हैं एक चित्र के माध्यम से। देखिए ये एक सर्कल है, घड़ी है, ठीक है। तो 5 मिनट का मतलब मान लिया जाए अगर ये 12 है और ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है, ठीक है। तो इसके बीच में 2 दाग होगा इस तरह, तो ये वाला और ये वाला, ये आपका कितना डिग्री का कोण बनाएगा 30 डिग्री का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट होता है। तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है क्या होगा। तो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का त्रिज्याखंड है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद है, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग बैठा देंगे मान, थीटा का मान कितना ले लेंगे 30, 360 22 बटा 7, आर का मान कितना है 14 गुना 14। इससे ये कैंसिल, ये 12 बार में कट जाएगा, 12 तिया 36, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 2 से कटेगा 6 बार में, उसके बाद फिर 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में। अब देखिए नहीं कटेगा, 7 से गुना करेंगे तो 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। यानी 5 मिनट में घड़ी द्वारा रचित जो क्षेत्रफल होगा वो 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऐसा ही क्वेश्चन वो पूछा था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो सेक्शन B का था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, जो सेक्शन C से है। अब 5 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 द्विघातीय समीकरण से दिया गया है। लिखा है द्विघातीय समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 है, ठीक है। इसके बाद इसमें A नंबर लिखा है कि विभक्तर ज्ञात कीजिए, और B नंबर में लिखा है मूलों की प्रकृति बताइए, और C नंबर में लिखा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें जो द्विघातीय समीकरण दिया है वो दिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर में कितना है 0, ठीक है। तो पहले A नंबर में विभक्तर बोला है, लेकिन उससे पहले हम लोग को यहाँ A B C का मान लिखना पड़ेगा। तो A का मान कितना हो जाएगा 2, x स्क्वायर के पहले है जो, B का मान कितना हो जाएगा -6 जो x के पहले है, कोमा C का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम लोग का A नंबर में विभक्तर बोला है, विभक्तर का मतलब D। तो क्वेश्चन नंबर 15 का A नंबर का D का वैल्यू पूछा है, इसी को विभक्तर बोलते हैं। फॉर्मूला होता है D का B स्क्वायर माइनस 4AC
मान को हम लोग बैठाएंगे, b का मान है -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है 3। मान बैठाएंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, माइनस करने पर कितना आएगा 12, और ये क्या है 0 से बड़ा है। अगर ये 12 0 से बड़ा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व है और ये सॉल्व होगा, यानी डी का मान हम लोग का कितना निकल गया 12। बस ये समझाने के लिए हम दिए थे, उस तरह की 0 से बड़ा है, ये तो एक आंसर आ गया। अब बी नंबर देखिए क्या बोला है, बी नंबर में बोला है कि तो बताइए ये मूलों की प्राकृतिक कैसा है। जब कभी भी डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो मूलों की प्राकृतिक क्या होगा, मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग 2 को मान निकलेगा, 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हैं, 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल है, क्योंकि डी का मान 12 आया है जो 0 से बड़ा है। अब बोला है अगर वास्तविक मूल है, मतलब ये बन रहा, तो सी नंबर में बोला है इसका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यू आएगा। तो हम लोग का फॉर्मूला लिखना है, एक्स बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी मतलब b² - 4ac 2a। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करना है, आपको बैठाना है वैल्यू, ठीक है। चलिए वैल्यू बैठाते हैं, माइनस तो है, b का मान कितना है -6 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है 12 बटा 2a का मान कितना है 2, यानी 2 गुना 2, ठीक है, इतना आया। अब देखिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 6 प्लस माइनस हम लोग 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, और यहाँ 3 बटा 2 दूनी 4। अब इसमें 2 कॉमन है, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस रूट 3 बचेगा, प्लस माइनस में नीचे है 4, ठीक है। अब देखिए ये 4 जो है ये 2 से कैंसिल होगा, कितना बार में 2 बार में। अब इसको हम लोग को करना है अलग अलग, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 3 बटा 2 कोमा 3 माइनस रूट 3 बटा 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 था वो इस तरह सॉल्व होगा। इसमें 3 को पूछा था चीज़, एक तो बोला था आपको अभिव्यक्ति निकालने, फिर बोला था कि अगर ये वास्तविक मूल हैं तो बताइए प्राकृतिक क्या होगा, यानी डी का मान कितना है 12 जो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा आ जाएगा तो हम लोग का 2 भिन्न भिन्न लेकिन वास्तविक मूल होगा। अगर डी का मान 0 होगा तो 2 बराबर और वास्तविक मूल होगा। अगर डी का मान माइनस में आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तब ये बनेगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर ही निकालने बोला था, तो एक्स का वैल्यू निकल गया 2 इस तरह। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब किसको बनाएंगे, 16 नंबर को। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे, जो एक थ्योरम है चैप्टर नंबर जो आपका 6 है, ट्राइंगल यानी त्रिभुज, उसका जो प्रमेय है उसके प्रमेय से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये एक प्रमेय है। तो चलिए देखिए ये पूरा प्रमेय हम यहाँ बना के रखे हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रमेय में करना क्या है ना, आपका जो प्रमेय है उसको हम लोग को अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है, क्या दिया है, 2 त्रिभुज ABC और PQR है। तो हम लोग 2 त्रिभुज बना दिए ABC और PQR, और त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, और ये क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ABC और PQR आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है एरिया ABC बटा एरिया PQR बराबर होगा AB बटा PQ का होल स्क्वायर इक्वल होगा BC बटा QR का होल स्क्वायर इक्वल होगा CA बटा RP का होल स्क्वायर, यानी इसके भुजा का अनुपात का वर्ग के बराबर होगा क्या, इसका एरिया का अनुपात, ठीक है। ये सिद्ध करना है। अब देखिए हम लोग रचना कुछ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, रचना में AM से शीर्षलंब खींचेंगे BC पर, यानी AM लंब होगा BC पर, और P ये P लिखा हुआ है, ठीक है, और PN लंब होगा किस पर, QR पर, ठीक है, यानी PN से शीर्षलंब हम लोग खींचेंगे किस पर, QR पे। तो वो लिखना है कि शीर्षलंब AM और PN खींचे, ये हम लोग रचना किए। जब रचना करेंगे तो वो डॉट डॉट से हमको दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे, प्रमाण पे। तो हम लोग को जो सिद्ध करना है यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए क्या करेंगे, चूंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज ABC यानी एरिया ABC का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसके हिसाब से BC क्या है, आधार, और ऊंचाई क्या खींचे, शीर्षलंब
AM। तो हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं एरिया ABC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट यानी BC और AM। इसी तरह PQR पे भी चलेगा, एरिया PQR बराबर 1/2 QR गुना PN। अब इन दोनों एरिया को हम लोग बटा करेंगे क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, बटा में प्रूफ करना है, इसीलिए दोनों को बटा करेंगे। ठीक, तो दोनों को जब हम बटा में लिखेंगे तो ये भी लिखाएगा पूरा बटा में ये, और ये भी लिखाएगा पूरा। अब इसमें से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या BC गुना AM, BC गुना AM लिखेंगे, QR गुना PN लिखेंगे। इस पूरा को समीकरण 1 मानेंगे। ये जो समीकरण 1 है वो ये वाला है। ठीक है, अब देखिए साथ ही साथ हम लोग इसको इधर एक ट्राइंगल बन जाता है AM से, और इधर एक ट्राइंगल, और इसमें भी इधर एक। तो इस त्रिभुज का इधर वाला ट्राइंगल यानी AMB और इसका PNQ को हम लोग लेके समरूप प्रूफ करेंगे, या हम लोग इधर वाला को भी समरूप प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी एक तरफ का समरूप प्रूफ करना है। तो हम लोग ले लेते हैं ABM में और उस त्रिभुज का ले लेते हैं PQN में। तो इनमें देखिए ABM में कोण B और PQN में कोण Q आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज पहले से क्या है, समरूप है इसीलिए। और ABM में कोण M 90 डिग्री है और PQN में भी कोण N 90 डिग्री, क्योंकि सिस्लम खींचा गया है तो प्रत्येक 90 डिग्री लिखना है। तो दोनों एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। और समरूप त्रिभुज की भुजा समानुपाती होती है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AM/PN और AB/PQ। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए साथ ही हम लोग का ये पहले से दिया है कि ABC और PQR समरूप है, ये दिया हुआ है। तो समरूप त्रिभुज की भुजा तो समानुपाती होता है, तो हम लोग बटा में लिख दिए सबको। बटा में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एरिया है ये एरिया को हम लोग यहाँ से उठाएंगे। देखिए ये हम लोग जो निकाले हैं ये वाला एरिया ABC बटा एरिया PQR बराबर क्या है, BC गुना AM और QR गुना PN। तो ये हम लोग यहाँ पर ही लिखेंगे। ये आया कहाँ से, समीकरण 1 से ये आया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो BC/QR है यहाँ पर लिखा हुआ आपको नहीं दिख रहा। तो हुआ क्या, समीकरण 1 से तो ये वाला लाइन हम लोग का आया है, लेकिन यहाँ चेंज हुआ है समीकरण 3 के चलते, क्योंकि 3 में देखिए ध्यान से यहाँ लिखा हुआ कि BC और QR बराबर है किसके, AB और PQ के। तो हम लोग का यहाँ पर जो BC और QR है इसके बदले में हम लोग क्या लिख दिए, यहाँ से AB और PQ को लिख दिए, बाकी AM और PN यहाँ उतार दिए। ये 1 और 2 से आया, समीकरण 1 और 2 से कंपेयर करा के ये हम लोग लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। इसके बाद समीकरण 2 में लिखा है कि AM/PN बराबर है AB और PQ के। तो हम लोग समीकरण 3 का उपयोग करके AM और PN के बदले में AB और PQ लिख सकते हैं, जैसा यहाँ लिखा है। समीकरण 3 नहीं होगा, समीकरण 2 होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, समीकरण 2। तो समीकरण 2 का प्रयोग करके हम लोग लिखेंगे। समीकरण यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 का प्रयोग करके हम लोग इसको बदल दिए। अब दोनों एक जैसा है तो होल स्क्वायर कर दिए, तो AB/PQ का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग अब 3 का प्रयोग करेंगे। 3 का मतलब क्या, समीकरण 3। तो अब समीकरण 3 का प्रयोग करने पर, तो समीकरण 3 यहाँ है और 3 में लिखा है कि AB/PQ बराबर है BC/QR के और बराबर है CA/RP के। तो यहाँ पर AB और PQ के बदले में BC/QR आ सकता है और CA/RP भी आ सकता है, इसीलिए हम लोग 3 का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग को ये पूरा एरिया मिल जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। क्योंकि इतना इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर हो सकता है, ये इसके भी, इसीलिए सबको लिख देना है। हम लोग का ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हम लोग का प्रूव्ड लिखा हुआ है, ये कंप्लीट है, ये एक थ्योरम है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको पूरा अच्छे से उतार लेना है। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है 7 सेमी भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई क्या है, तो समझते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 को क्या लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, मान लेते हैं ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये भवन है और कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर, और ये जमीन पे खड़ा है। ठीक है, तो हम लोग को लिखना है 7 मीटर ऊंचा एक शिखर है। 7 मीटर ऊंचे शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ इसके बाजू में एक केबल टावर खड़ा है, मान लेते हैं ये वाला। ठीक है, अब इसके शिखर से इस केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण बोला है। इसका मतलब यहाँ से इसको देखने पर तो ये बिल्डिंग हो गया, तो इसको हम लोग दे देते हैं इस टाइप से समझने के लिए। और यहाँ से केबल टावर को बोला है उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और इसी केबल टावर का
पाथ का अवनोन कोण 45 डिग्री, यानी नीचे का अवनोन कोण बोला है, मतलब इसी से जब वो ऊपर दिखता है तो 60 डिग्री होता है, और यहीं पर चढ़ के अगर इसे टावर केबल का नीचे इस पॉइंट पे दिखता है तो कितना डिग्री बनता है, 45 डिग्री, और इसको अवनोन कोण बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोण कितना डिग्री का बन गया हम लोग का, 45 डिग्री का। ये तो बोला है ना 45 डिग्री का है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग के पास ये कितना डिग्री का आ गया, 45 डिग्री का। अगर ये 45 है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये और ये समांतर है, और ये रेखा जो है इधर वाला जो एंगल बनाएगा वो एकांतर अंत कोण बनाएगा, और एकांतर अंत कोण हमेशा क्या होता है, बराबर। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या आपसे पूछा गया है टावर की ऊंचाई, तो मानते ए बी टावर की ऊंचाई है, ए बी क्या है, टावर की ऊंचाई है, और ए बी और सी पॉइंट से बिल्डिंग की हाइट के सीधा में अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक है, ये भी कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। हमको बस ए सी निकाल के 7 से जोड़ेंगे तो पूरा टावर की ऊंचाई आ जाएगा। ये भवन है मान लेते हैं ए बी सी, और इसको मान लेते हैं डी और ई, तो डी ई क्या है, भवन की ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये सब 90 डिग्री बनता है, तो इस त्रिभुज से हम लोग इसका मान निकालेंगे, ये इसके बराबर है, ये और ये दोनों जो है एक ट्राइंगल बना रहा, तो उससे हम लोग AC निकालेंगे। चलिए, तो हम लोग को मान लेते हैं कि DE क्या है, भवन है, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, माना AB टावर की ऊंचाई है। ठीक है, टावर की ऊंचाई है, और टावर की ऊंचाई है, और DE भवन की ऊंचाई है। ठीक है, भवन की ऊंचाई या भवन है, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं इतना। ठीक है, अब चूंकि हम लोग को पता है इसका वैल्यू, तो हम लोग त्रिभुज DEB में ले लेंगे। तो त्रिभुज DEB में अगर हम लोग ले लें तो ये वैल्यू दिया है, ये पता नहीं है, यानी हम लोग लिख सकते हैं DE बटा EB, और DE लंब है और EB के आधार, तो किसका होता है, 10 का। 10 कितना डिग्री चला जाएगा, ये 45 डिग्री। अब देखिए DE का मान कितना है, 7 मीटर, EB का मान पता नहीं है, बराबर 10 45 का मान क्या होता है, 1। इसका मतलब EB या BE एक ही बात है, जो लिखना है यहाँ लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, 7 मीटर। इसका मतलब ये 7 मीटर है, तो DC भी कितना 7 मीटर ही हो जाएगा, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात CD या DC। ठीक है, DC कितना हो गया, 7 मीटर। क्यों हुआ, तो लिख देना है, चूंकि DC जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, EB के। अगर DC EB के बराबर है तो EB अगर 7 मीटर है तो DC भी कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, तो DC हमको पता चल गया। अब हम लोग ट्राइंगल ACD में सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में। ठीक है, तो ACD में हम लोग लिख सकते हैं AC बटा DC। चूंकि AC लंब है और ये आधार है तो ये भी 10 का होगा, तो 10 थीटा, और थीटा का मान यहाँ कितना लेंगे, 60 डिग्री। अब AC का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, AC छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर DC जो है वो हमको पता है कितना, 7 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 7 मीटर बराबर 10, 60 डिग्री का मान होता है √3। अब क्रॉस में गुना जब होगा तो 7 √3 मीटर, ये AC का क्या आ जाएगा, वैल्यू। ठीक है, अब चूंकि आपसे टावर की ऊंचाई पूछा था, टावर A से लेकर B तक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई का मतलब AB बराबर AC जोड़ BC, और AC का वैल्यू है 7 √3, और BC का वैल्यू हम लोग कितना निकाल दिया हुआ है, 7। तो हम लोग यहाँ बैठाएंगे 7। अब इसमें से हम लोग 7 को कॉमन ले सकते हैं। जब 7 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 या 1 + √3, आप 1 को पहले लिखिए, √3 को बाद में लिखिए, कुछ नहीं होता है, मीटर। ये हम लोग का क्या निकल गया, टावर की ऊंचाई। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7 √3 + 1 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक है, देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है एक शंकु के छिनक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचे हैं। तो शंकु का जो छिनक है उसका हम लोग का जो हाइट है वो कितना दे दिया है, 45, यानी h बराबर हम लोग लिख सकते हैं 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि सिरे की त्रिज्या दिया है कितना सेंटीमीटर,
तो 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं R1 का मान 28 सेंटीमीटर है जो बड़ा वाला त्रिज्या है, और R2 को मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है जो छोटा वाला त्रिज्या है। ठीक है, आपसे पूछा इसका आयतन, यानी शंकु के छिनक का आयतन आपको निकालना है। ठीक है, ये दो वैल्यू दिया है तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला शंकु के छिनक का आयतन। ठीक है, शंकु के छिनक का आयतन। तो शंकु के छिनक का आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है शंकु के छिनक का आयतन का फॉर्मूला? 1/3 पाई h ब्रैकेट में हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये होता है शंकु के छिनक का आयतन का फॉर्मूला। अब देखिए इसमें सारा वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को बस क्या करना है, वैल्यू को बैठाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सारा वैल्यू हम लोग अब बैठा देंगे। तो 1/3 हो गया, पाई का मान हम लोग बैठा देंगे कितना, 22/7। h का मान दिया हुआ है, कितना है h का मान, 45। ठीक है, h का मान कितना दिया हुआ है, 45। R1 कितना है, 28, यानी R1 का हम लोग लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर, यानी 28 का स्क्वायर जोड़ R2 कितना दिया हुआ है, R2 है 7, लिखेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर जोड़ R1 गुना R2, यानी 28 गुना 7। ठीक है, हम लोग वैल्यू बैठाएंगे। अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो ये कटेगा, पहले 3 के पारा में 45 हम लोग काट सकते हैं कितना बार में, 15 बार में, क्योंकि 15 या 45 होता है। तो बचा क्या, 22 गुना 15 बटा में 7 है। इसको अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 28 को स्क्वायर करना है, फिर 7 का स्क्वायर करना है। तो हम लोग 28 का देखिए स्क्वायर कर लेते हैं। तो 28 को 28 से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 16 का 6 हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ेंगे तो आएगा 7 8 4, यानी 28 का स्क्वायर हो जाएगा 7 8 4। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49। 28 को 7 से गुना कर लेते हैं, 7 8 56 का 6 हाथ में 5, 7 दूनी 14 और 5 19। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 22 गुना 15। ठीक है, सबको जोड़ते हैं, 6 और 4 10 और 9 19 का 9 हाथ में 1 बचा, 9 और हाथ में 1 था 10, 10 और 4 14, 14 और 8 को हम लोग जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का 2 हाथ में 2 बचा, 2 और 1 3, 3 और 7 कितना होता है, 10, और नीचे कितना है 7। ठीक है, 7 के पारा में ये कट जाएगा, तो 7 के पारा में ये कितना बार में कटेगा, 1 4 7, 147 बार में ये 7 के पारा में कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को सबको गुना करना है, किसको, 22 को, 15 को और 147 को। जब 22 को, 15 को और 147 को हम लोग गुना करेंगे तो आंसर आएगा, यानी 22 गुना 15 गुना 147, इन सबको हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, तो इन सबको जब गुना करेंगे तो आएगा 4 8 5 1 0। अब ये चूँकि आयतन है इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो जब कभी भी शंकु के छिनक का आयतन पूछे तो हम लोग को सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है, 1/3 पाई h, और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है। ठीक है, छिनक के केस में सबका वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया आपका 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 भी कंप्लीट है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, जो क्वेश्चन आखिरी है सेट नंबर 2 का। लिखा है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको देखिए एक आंकड़ा दिया है, इसका क्या निकालना है, माध्य। ठीक है, तो जो आंकड़ा दिया है यहाँ हम लिख दिए, अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, आप देखते रहिए कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। जैसा कि ये आंकड़ा वर्ग अंतराल दिया है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे बारंबारता भी दिया है, 3 10 11 8 और 3। तो जो बारंबारता होता है उसको हम लोग FI से डिनोट करते हैं, तो हम बारंबारता को क्या मान लेंगे, FI मान लेंगे। इसके बाद आपको निकालना क्या पड़ता है, मध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग चिन्ह, तो हम लोग निकालेंगे अब वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को हम लोग XI से डिनोट करते हैं, तो हम वर्ग चिन्ह की जगह में क्या लिख देंगे, XI। क्या लिखा हुआ है, XI लिखा हुआ है। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकलता कैसे, वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भागा करके। तो 45 और 55 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और 100 को हम लोग कर देंगे 2 से क्या भागा, तो 50 हो गया। 55 और 65 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 120, और 120 को 2 से कर देंगे भागा तो कितना आ जाएगा, 60। 75 और 65 को हम लोग जोड़ेंगे तो 140, तो आएगा कितना, 70। इसी तरह जोड़ के इसको भागा करेंगे तो 80 आएगा, 90 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, वर्ग चिन्ह यानी XI निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा FI और XI का गुना, यानी FI का मतलब ये वाला बारंबारता, और XI का मतलब वर्ग चिन्ह, दोनों को इंटू करके यहाँ लिखना है। तो 3 को 50 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, 150।
10 को 60 से गुना करेंगे तो 600, 11 को 70 से गुना करेंगे तो आएगा 770, 8 को 80 से गुना करेंगे तो आएगा 8 64 हो गया 640, 3 को 90 से गुना करेंगे 9 तिया 27 और 0। तो इसको हमको क्या कर लेना है, गुना कर लेना है, क्योंकि हमको माध्य निकालने के लिए FI इंटू XI का जरूरत पड़ेगा। अब करना है आपको FI का योग, तो यहाँ आपको लिखना है योग, ठीक है। किसका योग कर रहे हैं, FI का। तो FI का योग को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा FI से। सिग्मा बताएगा कि FI का जोड़ हो रहा है। हम लोग अब जोड़ करते हैं, देखिए जोड़ेंगे 3 और 1 4, 8 4 12, 12 और 3 15 का 5 हाथ में 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कितना आ गया 35। अब हम लोग इसका भी जोड़ कर लेंगे। चलिए तो इसको हम लोग जोड़ करते हैं। 0 का 0 आया, ठीक है। 5 और 7 12, 12 4 16, 16 और 7 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 का 3 हाथ में 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 16 और 6 22, 22 और 2 24, यानी आ जाएगा 2430। ये सिग्मा FI XI, ठीक है। हमको मध्य पूछा है तो हम लोग का मध्य का देखिए फॉर्मूला होता है, यानी माध्य अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, ठीक है। तो ये आया सिग्मा FI XI का वैल्यू कितना 2430 बटा सिग्मा FI का वैल्यू कितना है 35। तो हम लोग यहाँ बैठाएंगे 35। अब देखिए ये कट जाएगा, 5 के पहाड़ा में काटते हैं पहले, तो 5 के पहाड़ा में ये कट जाएगा कितने बार में, तो ये कट जाएगा 5 4 20 और फिर 5 8 40 और 5 6 30, 5 से कट जाएगा 7 बार में। 7 के पहाड़ा में अगर इसको हम लोग काटें तो ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 7 6 42 और यहाँ बचा 6, कटेगा नहीं, यानी 7 से नहीं कट रहा। तो हम लोग को 4 8 6 को 7 से क्या कर देंगे, भागा। तो चलिए हम लोग 7 से कर देते हैं इसको डिवाइड, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42, 6 और 6 7 9 63, 3 आया, पॉइंट जगह 0, 7 4 28, 2 उतरा, ठीक है। फिर पॉइंट के चलते 0, तो हम लोग क्या ले लेंगे 2 बार में, 2 बार में कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 6, कितना आएगा माइनस करके 6। अब पॉइंट है तो 0, अब कितना बार में जाएगा 7 8 56, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट के बाद 3 संख्या तक ले सकते हैं, यानी आएगा 6 9.428। अगर तीसरा संख्या 5 से ज़्यादा हो तो ये तीसरा संख्या अगर 5 से ज़्यादा हो तो इसमें 1 जोड़ के इसको छोड़ देंगे, यानी 6 9.43, ये आंसर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ वर्ग अंतराल या कुछ भी दिया, ये रुपया परसेंटेज कुछ वैल्यू लिखा नहीं क्वेश्चन में आपका, तो आपको यहीं छोड़ देना है, ठीक है। अगर मान लिया जाए ये बोलता वर्ष में बताइए माध्य क्या है, तो हम लोग वर्ष लिखते हैं। रुपया में पूछता माध्य क्या है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं रुपया। अगर परसेंटेज में पूछता तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं परसेंटेज। लेकिन यहाँ पर कुछ दिया नहीं है वर्ग अंतराल में, ना तो परसेंटेज, ना तो वर्ष, ना तो रुपया, कुछ नहीं है, तो हम लोग आंसर यहीं छोड़ देंगे। ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर तीसरा वाला नंबर 5 से ज़्यादा हो तो इसके पहले वाला में 1 जोड़ के इसको छोड़ देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 19 था, ये सेट नंबर जो मैथ का सेट नंबर 2 है आपका सब्जेक्टिव वाला, उसका ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आपका जो सेट नंबर 2 है मैथ का सब्जेक्टिव वाला पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सेट नंबर 2 को। अब हम लोग सेट नंबर 3 4 और 5 और 3 सेट बचा, उसको जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप इसी तरह वीडियो पे बने रहिएगा। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, उसकी समस्या का समाधान हम जरूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।